बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत है ज़िंदगी के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये एक ऐसा ताज है जिसकी कदर कीमत से वो लोग बखूबी वाकिफ़ हैं जिनके पास ये नेमत मुयस्सर नहीं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है नफ्सियाती अमराज और इनका हल। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पर अब तक बहुत ही कम डिस्कशन हुई है। स्पेशली हमारे एशियन कम्युनिटी और एशियन डायस्पोरा में इसकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बहुत ही कम है। आज हमें इस प्रोग्राम में दो बहुत ही अहम शख्सियात ज्वाइन करेंगी जिनका शुमार अपने शोबे के माहिरीन में होता है। मैं सबसे पहले तारुफ़ कराना चाहूँगा डॉक्टर आमिर बन्नी साहब का, जिनका ताल्लुक़ है इंडस हॉस्पिटल्स और इंडस हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमें आज टाइम दिया, स्पेशली इस्लाम चैनल के व्यूअर्स के लिए, और आपके कीमती टाइम के लिए हम आपके मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, जी सब आज का जी हमारा टॉपिक तो है नफ्सियाती अमराज से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक़ इंडस हेल्थ सर्विस के साथ है, इंडस हॉस्पिटल के साथ है और इंडस पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहा है, मैं जानना जी चाहूँगा कि आप ख़ुद इंडस के साथ किस वजह से मुंसलिक हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो आपका अब्बास साहब और इस्लाम चैनल उर्दू का हम लोग बेहद मशकूर हैं कि हमें आपने आज ये मौका दिया है कि हम यहाँ पे आके आपके तवज्जुह से कुछ बात कर सकें इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ऑल्सो अबाउट जो हमारी यहाँ पे इंडस हेल्थ केयर फैमिली है यूके में, जो यहाँ से हमारे लोग मिलके काम करते हैं इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क पाकिस्तान के लिए, तो वो लोग क्या काम करते हैं हम उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, तो बहुत आपने शुक्रिया। ये बहुत ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि ये एक आपने कहा ना कि मैंने क्यों इनको जॉइन किया या मैं इनके साथ क्यों काम करता हूँ। तो ये इसका सिलसिला जो है ना तकरीबन मेरे ख़्याल में 25 साल पीछे जाता है, क्योंकि अब्दुल बारी ख़ान साहब जो हैं मेरे सीनियर हैं डा मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी जो बन चुकी है। तो इनको मैं जब यूनिवर्सिटी में आया डा मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने जब से उनको देखा कि वो कार खैर के कामों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में डा मेडिकल कॉलेज में वो पीडब्ल्यूए करके पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन चलाते थे, ब्लड बैंक उन्होंने इनकाद किया। तो मैं ऐसे लोगों को देख के थोड़ा-सा मैं उस वक़्त तो मैं चूँकि यंग था, तो मुझे इतनी बातें समझ में नहीं आती थी कि ये लोग क्यों कर रहे हैं और इस एज में ख़ास तौर पे क्यों कर रहे हैं, जबकि सब लोग यंग होते हैं और अपनी-अपनी दुनिया में मसरूफ़ और मशगूल होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बारी भाई ने उसके बाद मैं उनको बारी भाई कहता हूँ हमेशा, तो बारी भाई मैं नेचुरली कह रहा हूँ। मैंने देखा कि वो ना सिर्फ़ उन्होंने अपना काम सिविल हॉस्पिटल कराची में बढ़ाया, बल्कि उसके बाद 2007 में जब इन्होंने इस अस्पताल का इनकाद किया इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ केयर नेटवर्क के हवाले से, तो ये अपने नौइयत का वाहिद मुनफ़रिद इदारा बन के उभरा है, जहाँ पे कि हम कहते हैं बिला किसी मुआवज़े के लोगों की बेहतरीन बहुत हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट होती है। और ये इंडस हेल्थ केयर हॉस्पिटल नेटवर्क मैं लोगों को कहता हूँ कि वो जाके खुद बज़ाते खुद देखें, हमारी बात पे यकीन करें, लेकिन जाके कराची जाएँ और ना सिर्फ कराची बल्कि अब ये पूरे पाकिस्तान में ये बेइंतहा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हम कहते हैं टर्शियरी या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स तकरीबन 12 ये पूरे पाकिस्तान में हैं, 4 ब्लड सेंटर्स उन्होंने पाकिस्तान में बनाए हैं, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा प्राइमरी केयर जिसको कि आप फैमिली मेडिसिन कह लें या यहाँ पे जीपी प्रैक्टिस कहते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये क्लिनिक्स बनाई हैं, तो इनके कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो जब मैंने इनके प्रोग्राम्स के बारे में सुना, देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ वापस देना चाहिए। कुछ एक्सपर्टीज़ के साथ, कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको थोड़ा-सा इस बात का भी एहसास होता है कि जिसको हम इंग्लिश में सोशल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ तक मुमकिन हो कुछ रिटर्न कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि पहले तो एक इनफ़रादी तौर पे मैं इनकी शख्सियत से मुतासिर था कि ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जब मैंने इदारे को उभरते, बनते और जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जब मैंने वहाँ जाके देखा, तो मैं कन्विंस था कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। और फिर यहाँ पे इब्राहिम जमाली साहिब, मतीन दुरानी साहिब जिनको हम पहले से जानते थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप इंडस यूके का हिस्सा बनें। तो कुछ मेरे ख़्याल में इस बात को कोई 4 साल या 5 साल का अरसा हो चुका है, हम इनके साथ मुंसलिक हैं। जी, जी। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें कोई शक नहीं कि इंडस हेल्थ सर्विस जो है, इंडस नेटवर्क जो है, वो पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इंडस हेल्थ सर्विस जो है, इंडस नेटवर्क जो है, वो उनका यूके में क्या कंट्रीब्यूशन है और हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पे यूके में मौजूद है, वो इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? जी हाँ।
देखिए, हमारे पास जो इंडस हेल्थ नेटवर्क जिसको हम यूके कहते हैं, एक बिल्कुल फैमिली की तरह है। इसमें ना सिर्फ़ मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, बल्कि जिसको हम हेल्थ केयर और अलाइड हेल्थ केयर के हवाले से भी कहते हैं, जैसे नर्सेज़ हैं या और लोग हैं। लेकिन इसमें और भी प्रोफ़ेशन के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी-अपनी फ़ील्ड में वो माहिर माहिर समझे जाते हैं। तो हम सब लोग जो हैं, हम लोग यूके का फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ रीजन्स हमने डिवाइड किए हुए हैं, जैसे लंदन है, साउथ फॉर एग्ज़ाम्पल, मिडलैंड्स को हमने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ चैप्टर और स्कॉटलैंड वगैरह। तो अक्रॉस द यूके हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसका बेसिकली मकसद ये है कि एक तो लोगों में आगाही पैदा की जाए कि इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क पाकिस्तान में क्या काम करते हैं। दूसरा फंड रेजिंग्स की हम लोग यहाँ पे सिलसिले जारी हमने किए हुए हैं काफ़ी अरसे से। तो हर रीजन में फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं और उन फंड रेजिंग्स में हम इंडिविजुअली यानी कि इनफरादी तौर पे लोगों को बताते हैं कि इंडस हॉस्पिटल क्या काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा ऐसे बिज़नेस कॉर्पोरेट्स हैं या और तंज़ीमें हैं, उनको भी हम बताते हैं कि वो लोग हमारी जो ये भी एफ़र्ट्स हैं, इनको एक तो ना सिर्फ़ एप्रिशिएट करें, बल्कि ये भी देखें कि इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क पाकिस्तान में जो काम कर रहा है, उसको हम यहाँ से बैठ के कैसे बेनिफ़िट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है एक तो चीज़ होती है कि आपको जो आपको अतिये मिलते हैं या आपको जिसको हम चंदा कहते हैं, वो मिलता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ से हम नॉलेज का ट्रांसफ़र, स्किल ट्रांसफ़र, डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान में अब जब ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास यहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इस बात में बिलीव करते हैं कि चैरिटी देनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, तो आपको अपना राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दूसरी अहम शख्सियत नाजरीन जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर शाहिद लतीफ़। डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी हैं और वो यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज हमें टाइम देने का, और मैं जानता हूँ कि आप प्रोग्राम में शुरू से ज्वाइन किया और माजरत कि आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आज हमारा टॉपिक जो है वो माहिर नफ्सियात से ही रिलेटेड है, और हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन है और अवेयरनेस नहीं है। जब भी माहिर नफ्सियात की बात आती है, हमारा एक स्ट्रेट अवे एक दिमाग में एक नक्श बन जाता है कि हम कोई बड़े एग्रेशन वाले या बड़े ही वो मार धाड़ वाले लोगों के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जबकि लोगों को नहीं पता कि माहिर नफ्सियात हमें ये भी सिखाता है कि हमें किससे किस तरह बात करनी है, या अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, या अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे अचीव करना है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपर्टीज से मेंटल हेल्थ को किस तरह डिफाइन करेंगे हमारे नाजरीन के लिए? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इनवाइट करने का। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बहुत शुक्रिया जो इस्लाम चैनल ने इसको इम्पोर्टेंट समझा और इसको हाईलाइट किया, और अपने हेल्थ शो में आपने इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। देखें, मेंटल हेल्थ, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सब समझते हैं या ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये एक ख़राब चीज़, इसको नहीं, क्योंकि इसमें शर्म है, स्टिग्मा है, इसकी वजह से हम लोग वो इसके बारे में बात नहीं कर सकते। देखिए, जैसे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, फिज़िकल हेल्थ सबकी हेल्थ होती है। हर किसी का उनका दिमाग होता है, उनकी गर्दन होती है, बाजू होती हैं, टाँगे होते हैं, पाँव होते हैं, ये फिज़िकल हेल्थ है। और जब उसके किसी जिस्म के हिस्से में गड़बड़ हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो एक इलनेस या डिसऑर्डर हो सकता है। उसी तरह हम अपने इमोशंस, अपने जज़्बात, अपनी जो टेम्परामेंट हमारा होता है, ठीक है, हमारा जो मूड होता है, वो भी हमारे साथ हर वक़्त हम लोग उसके साथ चल रहे होते हैं, ठीक है? जी उसके जी। बगैर हम चल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमारे हमारे में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क ना होता। तो वो इसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, ठीक है ना? मेंटल मतलब कि आपके दिमागी, और हेल्थ जो होती है सेहत, तो दिमागी सेहत। इसको डिफरेंशिएट करना है मेंटल इलनेस के साथ। मेंटल इलनेस, जैसे फिजिकल हेल्थ की मैंने बात की है, कि फिजिकल हेल्थ में जब किसी चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, इलनेस हो जाए, जिसको फिक्स करना हो, वो बेशक वो मेडिकेशन के साथ हो या फिजियोथेरेपी के साथ हो या एक्सरसाइज के साथ हो या किसी और फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हो, उसी तरह मेंटल हेल्थ का भी होता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको समझना चाहिए कि वो सिम्टम्स क्या हैं। हर मेंटल हेल्थ की जो सिम्टम्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो वो, ठीक है ना? ये लोग भागते हैं, वो समझते हैं कि बीमारी है जिसकी वजह से उनको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, उसके साथ शर्म आती है, स्टिग्मा होता है, उनको एडिक्शन हो जाएगी, तो वो एक दफ़ा शुरू कर दी तो फिर वो बंद नहीं कर सकेंगे मेडिकेशन। तो जैसे आपने पहले कहा है कि हम लोगों का रोज़-बरोज़ हमें जो फंक्शन करना है, लोगों से किस तरह बात करना है, पेश कैसे आना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, सेल्फ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बेशक वो क्लासरूम में हो, बेशक वो
एक आपके ऑफिस में हो, बेशक वो घर में हो, बाहर हो, प्रोफेशनल जगह पे हो, नॉन प्रोफेशनल जगह पे हो, हमारी जो मेंटल हेल्थ हर वक्त हमारे साथ है, तो उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि आप हमेशा की तरह लाइव कॉल करके स्टूडियो में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने सवालात हमारे जो कीमती एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके सामने पेश कर सकते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन जवाब दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पेश करना चाहूँगा कि स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग, हम लोग ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त में इसमें से गुजरे होते हैं। तो स्ट्रेस क्या ये एक मेंटल हेल्थ की या एक नफ्सियाती बीमारी है या एक उसकी फॉर्म है? थैंक यू जैन साहब, ये बहुत ही अच्छा और नहायत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये फॉलो ऑन करता है जो मैंने पहले बात की थी। देखिए, स्ट्रेस जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लोग इसलिए भी भागते हैं, कहते हैं कि लोग सोचते हैं स्ट्रेस तो हर किसी को हो सकता है, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ की क्या लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रेस जो है, वाक़ई आपको किसी स्पेशलिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर आमिर बर्नी, उनको भी हो सकता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं स्टूडियो में, सबको स्ट्रेस हो सकता है और होगा। हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। ठीक है? कुछ लोग बहुत बड़े से बड़े स्ट्रेस को, सदमों को बर्दाश्त कर लेते हैं और मैनेज करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हर किसी की अपनी कोपिंग मैकेनिज्म होती है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ना, वन साइज डजंट फिट ऑल, या डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। मतलब कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको, अगर आप एक बात है, ये इसको इस तरह मैनेज करो, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। और जो स्ट्रेस होता है ना, ये मेंटल इलनेस नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है इसको हाइलाइट और इसको स्ट्रेस करना, इसको, बिकॉज़ स्ट्रेस इज़ नॉट अ मेंटल इलनेस। उसको वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकती है अगर उसको सही तरह हम मैनेज ना करें, अगर वो वर्स होती जाए, अगर वो हमारे डे टू डे या रोज़ाना पे हमारे जो फंक्शनिंग होती है, जैसे सोना, खाना, पीना, रिलेशनशिप्स, काम पे जाना, पढ़ाई करनी, ये सारे हमारे रोज़-बरोज़ का, जिसको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, रोज़ के एक्टिव, अगर उस पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, और सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 2, 3, 4 हफ्ते के लिए अगर लगातार होना शुरू हो जाए, फिर उसमें वो फिर उसके लिए हेल्प की ज़रूरत हो जाती है। अगर वो आप हेल्प नहीं लेंगे, हो सकता है वो खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जब इस तरह टाइम अगर स्ट्रेस का लगातार हो ना, तो अल्टीमेटली उसका ये ज़रूर असर आपके मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस स्टेज पे जो स्ट्रेस है, उसको हम अनमैनेजेबल रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये बड़ा ज़रूरी है। वो ये मेरे लिए कहने को नहीं है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदी डिफरेंट है। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी, हर किसी के पास अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हर किसी के पास अपने वीकनेसेस हैं, हर किसी के पास अपनी सोशल नेटवर्किंग है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ठीक है? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं कहता हूँ ना, अगर आप पीएचडी किसी पे बगैर पढ़े किसी का होता है, वो है अपने आप पे। हम आराम से, अगर आप सोचें ना अपने बारे में, सबसे बेहतर हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो जब स्ट्रेस होता है ना, तो हमें सोचना चाहिए कि जब स्ट्रेस में हम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, उसको कैसे काबू में लेकर आते हैं। इसका जी। मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस होगा, वो दोबारा होगा और फिर होगा, लेकिन उसको मैनेज करना ऑन अ डे टू डे बेसिस बहुत ज़रूरी है, और रिकॉग्नाइज़ करना कि कब वो ख़राब हो रहा है और मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, वो भी रिकॉग्नाइज़, उसकी रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर बनी साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन होता जा रहा है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, और लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है, डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये रियली मेंटल हेल्थ इशू है या सिर्फ जनरल स्ट्रेस है, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपके आपके इल्म के मुताबिक इसकी क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, या क्या रीज़न है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं? सवाल गालिबन डॉक्टर शाहिद ही इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी और उसके एक्सपर्ट हैं। जी। जी, डॉक्टर शाहिद साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें प्लीज़, कि आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी, या क्या मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये चीज़ है तो शायद ये मेंटल हेल्थ की इशू की तरफ जा रही है? ठीक है, नहीं, नहीं, थैंक यू। देखें, सबसे जो कॉमनेस्ट की अगर आप बात करते हैं, तो कॉमनेस्ट एंग्जायटी है सबसे पहले, और उसके बाद डिप्रेशन है। ठीक है? लेकिन मैं दोबारा से उस चीज़ पे मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आपको घबराहट हो रही है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो एंग्जायटी, एक एक एंग्जायटी होती है और एक डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर, एक लफ्ज़ आता है डिसऑर्डर, मतलब कि आपके ऑर्डर में डिसऑर्गनाइज़ेशन आ गई हो।
ठीक है? जब एक चीज़ आपका मूड भी ऊपर नीचे जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप सुबह उठे, आपका मूड ख़राब हुआ तो आप डिप्रेस्ड हैं। या अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है। ठीक है? एंग्जायटी डिसऑर्डर के और डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल एंग्जायटी उसकी थोड़ी-सी पिक्चर डिफरेंट होती है। तो मैं दोबारा से वो स्ट्रेस करना चाहूँगा बिफोर वी गो टू कॉमन मेंटल इलनेसेस या मेंटल डिसऑर्डर्स कि ये कहना कि ये जो सिम्पटम्स है ना, ये उसी तरह ही है जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सर में दर्द हो रही है। हाँ, सर दर्द किसी को भी हो सकती है, तो हम घर में मैनेज करते हैं। लेकिन वो अगर सर दर्द बढ़ती जाए, ठीक ना हो फिर हम स्पेशलिस्ट हेल्प लेते हैं और लेकिन हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो, तो वो फिर उसके लिए हम स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं। अगर वो लगातार और मेडिकेशन से फ़र्क ना पड़े या हम सेल्फ मैनेजमेंट कुछ लोगों से ऑरेंजेस खाने से, कुछ लोगों से चॉकलेट से, कुछ लोगों को स्ट्रेस से, कुछ लोगों को परेशानी से सर में दर्द होती है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज़ करें, इसको मैनेज करें, तो वो ठीक है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता जाए या कोई ऐसी सिम्पटम्स हो, घबराहट की लगातार हो रही हो, और जैसे मैंने आपके पहले कहा था कि अगर आपकी एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग जो होती है, आपकी नींद, आपका खाना-पीना, आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बातचीत करने का स्टाइल, आपकी इरिटेबिलिटी, आपका गुस्सा बार-बार आ जाना, थॉट्स आनी कि जी ज़िंदगी में बस खत्म हो गया सब कुछ। अगर ये बढ़ते जाएँ और ठीक ना हो, फिर उस स्टेज पे हमें बड़ा ज़रूरी होता है कि उस वक़्त हम इसको हेल्प लें। जी तो डॉक्टर साहब, एक कॉम्प्लेक्स लाइव कॉलर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बादशाह खान लंदन से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं बेसिकली ये कोविड और इन चीज़ों से काफ़ी लोगों को परेशानियाँ रही हैं और काफ़ी को पता है फाइनेंशियल जो थी मेरी काफ़ी अपसेट रही है। मैं काफ़ी इन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में रहा। चाह रहा था कि कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो विदाउट मेडिकेशन कि मैं जिससे बेटरमेंट की तरफ आ सकूँ या कुछ ऐसा सब अगर कोई गाइड कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मुझे जो जस्ट रिपीट कर दूँ इसलिए कि मुझे सही समझ आया, वो ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी परेशानी हुई है। स्पेशली कहते हैं जी, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली कोविड में बहुत सारी परेशानियों से गुजरे, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एक बहुत ही अहम हिस्सा है ज़िंदगी का। तो इसको किस मैं तरह चाह से रहा था ओवरकम कुछ किया ऐसा जा हो सकता है? जी, विदाउट एनी मेडिकेशन कुछ ऐसा कोई फिजियोथेरेपी जैसा विदाउट होती है या ऐसे मेडिकेशन कोई उसको किस तरह उसको क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत नहीं, अब मैं शुक्रिया समझा बादशाह खान साहब, अभी आपके सवाल का को जवाब देते हैं हम। कोविड का बाकी इन्होंने जैसे बात की है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ लोगों पे। वन ऑफ द कॉजेज़ जो इसके हैं कि लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों की फाइनेंसेस गई हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आए हैं, लोगों को आइसोलेट करना पड़ा है, लोनलीनेस बहुत हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा लोगों की मेंटल हेल्थ पे। ये इन्होंने स्पेसिफिकली बात की है कि ज़्यादा फाइनेंशियली इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, तो देखने को ये है कि सबसे पहले इन्होंने देखना है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि सिम्पटम्स क्या हैं इनको। क्या वो सिर्फ़ परेशान हैं या क्या वो परेशानी के साथ उनको और सिम्पटम्स हैं? और सिम्पटम्स का मतलब ये है जैसे डिप्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं। डिप्रेशन के मैं सिम्पटम्स बता देता हूँ। देखें, ये जो सिम्पटम्स जो मैं बताऊँगा ये हर किसी को किसी न किसी टाइम पे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं डिप्रेशन हो, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है। उसका स्ट्रक्चरल पैटर्न ये है कि वो लगातार रहें, जाए ना और बीच में इम्प्रूवमेंट की कोई इम्कान नज़र ना आए उनको, और ये 3-4 हफ्ते के लिए लगातार हों। उसमें क्या है? उसमें ये है कि लो मूड परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली लो रहे, टायर्डनेस हो, ठीक है? जो पहले चीज़ें वो एन्जॉय करते थे, उसमें एन्जॉयमेंट खत्म हो जाए, नींद का प्रॉब्लम पड़ जाए, उसमें लोग ज़्यादा भी सो सकते हैं, कम भी सो सकते हैं। भूख में लोग ज़्यादा भी खा सकते हैं, कम भी खा सकते हैं। कुछ लोग कम्फर्ट ईटिंग करते हैं और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट टाइप टाइप चीज़ें खाते हैं, कम्फर्ट ईटिंग जिसको कहते हैं। बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह ऐसा कि क्योंकि वो उनको एक थोड़ा-सा कम्फर्ट मिलता है उनको, लेकिन वेट गेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की भूख मर जाती है और वो लोग वेट लूज़ करते हैं। थॉट्स ऑफ होपलेसनेस और वर्थलेसनेस हो, गिल्ट फीलिंग्स हो, कॉन्फिडेंस नीचे चला जाए, ठीक है? और एक्सट्रीम केसेस में थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, जिसमें उनका कहते हैं कि बस बेहतर है मैं बस खत्म हो जाऊँ, इस तरह की थॉट्स आनी शुरू हो जाएँ। देखिए ना, इस तरह की थॉट्स आ सकती है लोगों को, इस तरह की सिम्पटम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर लगातार हो, अगर वो जान नहीं रहे, तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वाक़ई वो अपने जीपी के साथ रुजू करें, और हो सकता है उनको मेडिकेशन पे जाना पड़े, तकरीबन कोई 8 टू 10 मंथ्स के लिए। तो अगर तो ये नहीं है और जो सिम्पटम्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि मतलब कि बीच में ही सिम्पटम्स आते भी हैं, लेकिन बीच में ठीक भी हो जाते हैं और आपको एन्जॉयमेंट भी मिल जाती है, वो फिर डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन लगातार होनी चाहिए।
इसी तरह एंग्जाइटी का भी इसी तरह ही है कि अगर लगातार अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, जो पहले आप चीज़ें करते थे, फॉर एग्जांपल बाहर जाना, लोगों से बातें करना है, वो आपने कम कर दिए क्योंकि आपको करने से घबराहट हो रही है और लगातार हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, वो फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ चली जाती हैं। तो इनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो कॉलर हैं, मैं यही अर्ज करूँगा कि अगर तो वो लगातार हैं और ठीक नहीं हो रही हैं और काफ़ी हफ्तों से हो रही हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पे असर कर रहा है, तो बेहतर यही है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि 8 टू 10 मंथ्स के लिए वो एक मेडिकेशन पे चले जाएँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो एंटी डिप्रेसेंट होती है ना, ये एडिक्टिव नहीं होती। वो लोग इसलिए एडिक्टिव समझते हैं कि बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से डिप्रेशन वापस आ जाता है। तो राइट। 8 टू 10 मंथ्स के लिए उसको लें और अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर उसको शुरू करें और उसको ख़त्म करें, खुद ख़त्म ना करें, क्योंकि खुद ही अगर एकदम से ख़त्म किया तो ज़ाहिर है डिप्रेशन तो वापस आ जाएगी। तो राइट। लोग समझते हैं कि ये एडिक्टिव है, एडिक्टिव मेडिकेशन नहीं है। राइट, इन अ नटशेल ऐसे ही है कि कोई अगर अनयूजुअल आपका बिहेवियर है वो फॉर परसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सिम्टम्स, ये साइन हो सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर बर्नी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडस हेल्थ सर्विस जो है, इंडस हेल्थ नेटवर्क जो है, वो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पे या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या यूके में? जी हाँ, मैं आपको यूके के हवाले से देखिए आज आपने जो प्रोग्राम किया है, ये देखें आपके सामने एक एग्जांपल है कि हमारे पास डॉक्टर शाहिद लतीफ़ हैं जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो कि मुख्तलिफ टीवी, रेडियो शोज़ पे जाके अपनी माहिराना राय देते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक रॉचडेल में एक ऑफ़िस भी खोला इंडस हेल्थ के नेटवर्क ने, यूके ने, जहाँ पे कि उम्मीद की जाती है कि वहाँ पे जो है क्लिनिक्स या सर्जरीज़ जिसको हम कहते हैं वो होंगी। और उम्मीद ये है कि वहाँ पे भी इस टॉपिक को, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और जैसे डॉक्टर शाहिद लतीफ़ ने बताया, ये किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है ये बात। और स्ट्रेस की आपने बात की, तो यकीन करें मैं एज़ अ आम इंसान के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि मुझे भी स्ट्रेस हुआ। काम था, बड़ा मुश्किल टाइम से हम गुज़रे। और स्ट्रेस किसको नहीं होता, लेकिन उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये वाक़ई बड़ी इंपॉर्टेंट बात शाहिद लतीफ़ ने की। तो हमारे जो टीम के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मेडिकल प्रोफ़ेशन से जिनका ताल्लुक है और जो साइकियाट्री का के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से के शोबे से मुंसलिक हैं, वो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना काम कर रहे हैं, जिसमें टीवी, रेडियो, लोकल इवेंट्स, और उम्मीद करते हैं कि रोशनी का जो ऑफ़िस है हमारा, उसमें हम करीब काम करेंगे। राइट। अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है वो आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस ही है। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है या इलनेस है तो आप प्लीज़ अपने कंसल्टेंट या जीपी से रब्ता करें। लेकिन इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि एक लोगों में एक जनरल अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि स्पेशली मेंटल हेल्थ का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। लोग नहीं चाहते, जैसा डॉक्टर साहब ने भी ऑलरेडी बताया, कि लोग डरते हैं कि शायद एक एग्रेशन वाला शुरू हो जाएगा, एडिक्शन कोई अगर बीमारी है तो हमें इस पे बीमारी के लिए क्योर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएंगी वो एडिक्टिव होंगी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें लेनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब अगर आप ये इसको रोशनी डालें कि जो मेडिसिन हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अगर एंटी डिप्रेसेंट लेनी पड़ती हैं लोगों को तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम उनके जो जनरल क्योर है? और ये केमिकल्स हैं, तो ज़ाहिर है ये पूरी एक एक टेस्ट, लैब टेस्ट के थ्रू ये पूरे इसका जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू आए होते हैं। लेकिन उसकी वजह से, जब क्योंकि ये एक रिसर्च के थ्रू इनको इनको टेस्ट किया जाता है, तो इस हर मेडिकेशन की तरह इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? देखें, इसमें जब आप शुरू करते हैं तो ज़रा एक नया केमिकल है, आपके जिस्म के अंदर जाता है, आपको एजिटेशन भी हो सकती है, हल्की सी आपको पेट में भी दर्द हो सकती है, आपको सर भी दर्द हो सकती है, लेकिन बड़े माइल्ड होते हैं, ठीक है? कुछ लोगों में होते हैं उसमें थोड़े से कुछ एंटी एंटी डिप्रेसेंट्स, उसमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वो बताते नहीं हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा शेम होता है और लोग छोड़ देते हैं मेडिकेशन। उसमें बेहतर यही होता है कि देखें, हर मेडिकेशन हर किसी को सूट नहीं करती। बहुत कम होता है कि सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हों। मैंने जो बताए नॉर्मली बड़े माइल्ड होते हैं, और जब जिस्म को थोड़ी-सी इसकी आदत पड़ जाती है 7, 8, 10 दिन के अंदर-अंदर, वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लगातार हैं और तंग कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें यही है कि जैसे हर मेडिकेशन को होता है, और ये बेशक आप हार्ट की मेडिकेशन लें, ब्लड प्रेशर की लें, डायबिटीज़ की लें, अगर मेडिकेशन अगर आपको सूट नहीं कर रही,
तो एक अल्टरनेटिव मेडिकेशन भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ले रहे हैं राइट, तो कथा ये कलामी वर्स हो माफ गई डॉक्टर जिसकी वजह साहब, से। सॉरी, अभी अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर हम दोबारा इसी को डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और अपने जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अपनी शोबे के बहुत ही काबिल कंसल्टेंट्स जो हैं, इनसे हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। आपके पास नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, अगर आप कॉल करके हमें हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी और आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन चल रही है वो है नफसियाती अमराज और इनका हल। हम अपने सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शाहिद लतीफ़ से मशवरा कर रहे थे और डिस्कशन कर उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये जो नफसियाती बीमारियाँ हैं, इनका क्या हल सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है या हम इसका कोई डिफरेंट थेरेपीज़ और डिस्कशन से भी हल निकाल सकते हैं? ये डॉक्टर साहब, आई एम आपको आवाज़ आ ग्लैड रही कि है? आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कोशिश करते हैं कि हम ना बताएं किसी को, स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, कि क्योंकि वो ये ना कह दें कि हमें मेडिकेशन में डाल दिया जाए। देखें किसी भी बीमारी की तरह अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है मेडिकेशन के अलावा भी हम लोग वेस्ट में एक हमारा जो मॉडल यहाँ पे चलता है उसको बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। बायो होती है मेडिकेशन, साइको होता है साइकोलॉजिकल, सोशल के आपकी सोशल एलिमेंट जो है, सोशल प्रिस्क्राइबिंग जिसको कहते हैं, वो कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रख सकते हैं। मेडिकेशन के साथ भी हेल्प हो सकता है, साइकोलॉजिकल मतलब कि थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी जिसको हम कहते हैं, और सोशल जैसे हम हमारा सोशल नेटवर्क, हमारा स्ट्रक्चर है दिन पे, हॉबीज, इंटरेस्ट, लोगों से मिलना जुलना, बाहर जाना, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं मेंटल हेल्थ के लिए। चौथी चीज जो यूज की जाती है वो है कल्चरल एलिमेंट्स। हमारे कल्चर में क्या है, ज़ाहिर हम इस्लाम चैनल पे हम अपने दीन को भी यूज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, दुआएं करें, नमाज पढ़ें, उससे लोगों को बहुत सुकून मिलता है। बहुत बेशक वो देखें, हम तो मुसलमान हैं, हम तो फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव सोचते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं ज़ाहिर वो क्रिश्चियनिटी की तरफ रुजू होगा, जो जूस हैं उनको जूडिज्म की तरफ, अपनी जो भी उनके प्रेज होती हैं। तो देखा ये कि रिलीजन जो है ना, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। लेकिन जब हम सोशल एलिमेंट्स या कल्चरल एलिमेंट्स या स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसमें और चीज़ें, मेडिटेशन आ जाती है। अब एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज़ जो है वो है कि हमने अपने दिमाग को कैसे पॉजिटिव रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन में भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर माइल्ड हो तो मेडिकेशन के बगैर भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बल्कि हमारी एक गाइडलाइंस होती हैं जिसको नाइस गाइडलाइंस कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस उसको कहते हैं। तो उसमें यही सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स एंड डिप्रेशन के या एंग्जाइटी की, कोशिश यही करें कि मेडिकेशन पे ना करें और उसको ज़्यादा या काउंसलिंग के थ्रू या सपोर्ट के थ्रू या कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे रिलीजन है उनके थ्रू सपोर्ट किया जाए, प्रोवाइडेड कि वो चीज़ मीनिंगफुल हो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ज़्यादा माइल्ड से अगर मॉडरेट या सिवियर की तरफ जाना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है उसमें मेडिकेशन हेल्प करता है लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वाइज वो आप छोड़ दें। ये सारी साथ-साथ चीज़ें करनी है। तो बिल्कुल। जैसे और मैंने शुरू में कहा था, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। मेंटल हेल्थ में हमें बहुत ज़रूरी है कि किसी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एज़ एन इंडिविजुअल उनको समझना और उनके लिए क्या बेस्ट फिट है। तो ये इसमें है कि मेडिकेशन ज़रूरी नहीं कि हर मेंटल इलनेस के लिए मेडिकेशन चाहिए हो। जी, बिल्कुल ठीक। और इसमें ये भी बेहतर है कि फिर भी लोग कंसल्ट ज़रूर करें, जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड के साइकाइट्रिस्ट से, डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि वो साइकाइट्रिस्ट या कंसल्टेंट जो है वो आपको मेडिकेशन की ही तरफ लेके जाए। हो सकता है वो उसकी एक डिस्कशन से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर बनी साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि सर, आपने बताया कि इंडस हेल्थ सर्विस तो बेहतरीन काम कर ही रही है, लेकिन हेल्थ से हट के इंडस और क्या काम यहाँ पे स्पेशली यूके में क्या काम कर रहे हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, देखिए मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो हमारी इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क यूके की जो फैमिली है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये सबसे अहम काम ये है कि जो भी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क की पाकिस्तान में,
तो उनके बारे में लोगों को आगाही दी जाए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो इनफरादी लेवल पे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो। और हम ये सारा काम वॉलंटरीली करते हैं, जो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा हैं लोग, इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क यूके का, सब ये अपना टाइम देते हैं और इसमें कोई मुआवजा नहीं लेते। और इससे ये होता है कि जब हम लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर है लोगों का इंटरेस्ट भी है और फिर लोग जो है ऐसे कॉजेज़ की तरफ कुछ डोनेशन भी देना चाहते हैं। तो चाहे वो ज़कात हो, खैरात हो, और डोनेशंस हों, तो फिर लोग ज़ाहिर है फिर हम हमारी बात सुन के इंडस हेल्थ केयर की तरफ रुजू करते हैं और उनको अपने डोनेशंस देते हैं। एक चीज़ हम और ये करते हैं कि हम चूँकि एक फैमिली का हिस्सा हैं, एक हम लोग मिलके काम करते हैं, तो हम लोगों ने जैसे अभी रिसेंटली कोविड, आपको इस मालूम है कि बड़ा मुश्किल टाइम था और अभी हम थोड़ा-सा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग की आप बात करते हैं शाहिद लतीफ़ साहब, तो हम भी और शाहिद लतीफ़ ने भी थोड़े से क्रिकेट मैचेस हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो इसका मकसद ये था कि लोग जो घरों में थे, थोड़ा घर से बाहर निकलें, क्योंकि इजाज़त मिल गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मैचेस करें, खेलें, और थोड़ा-सा ये कि खेल-कूद से थोड़ा-सा एक तो डायवर्जन इसको हम कहते हैं कि आपकी तवज्जो कहीं और बटे। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे शाहिद ने बताया, कोई भी एक्टिविटी आप करें, तो उसका यकीनन मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, मेरा तो ये मानना है। और जब आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप ज़ाहिर है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हमने अभी रिसेंटली नॉटिंघम में एक मैच किया था, जिसमें ये बताता चलूँ कि शाहिद लतीफ़ जो थे वो एक टीम के कैप्टन भी थे। तो बात ये है कि हम लोग मिलते हैं, फिर थोड़ा-सा आपस में बैठ के काम के अलावा किसी और परेशानी के अलावा बात भी करते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि हमारे ऑलरेडी बहुत से लोग हैं, दोस्त हैं इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क के, इसके अलावा भी जो कि टीवी शो, मुख्तलिफ चैनल्स पे, रेडियो शोज़ ख़ास तौर पे इसमें मुकम्मल तौर पे वो हिस्सा लेते हैं और मेंटल हेल्थ से लेके दूसरी स्पेशलिटी के बारे में बात भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि एक खिदमत खल्क है, और अगर आप खुद ही वॉलंटरली काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि लोग आपकी बात सुनेंगे भी और अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन पे करेंगे, क्योंकि ये खिदमत खल्क एक सदका जारिया है जो आगे से आगे चलता जाएगा। एज ए मुस्लिम हम लोग, क्योंकि जब कोई गोल अचीव नहीं होता या कोई टारगेट अचीव नहीं होता, तो हम नाउमीद हो जाते हैं, और नाउमीदी वैसे ही कुफर है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने हमारे व्यूज़ को कि वो किस तरह नाउमीद ना हो? अगर कोई चीज़ टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उनको हम किस तरह डायरेक्ट करें कि जो टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी, उसके अंदर जो सीखा वो एक अलग अचीवमेंट है। तो नाउमीदी वैसे ही कुफर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूज़ के इस बारे में? आपने कह दिया, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही की है कि नाउमीदी कुफ्र है। तो होपलेसनेस जो है ना, इसको इनकरेज नहीं किया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि होपलेसनेस को एक्सपीरियंस करना एक गुनाह का वो इम्कान आता है, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं। हम इंसान हैं, जो होपलेसनेस है वो हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। किया भी है पास में, अभी भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, हर कोई करेगा। लेकिन उससे मैं देखिए ना, मैं जब किसी को फ्लक्चुएशंस होती हैं मूड में, या उनको परेशानी है, स्ट्रेस होता है, या कोई होपलेसनेस होता है, नाउमीदी होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें, हरकत में बरकत होती है, ठीक है? उसमें ज़िंदगी में ना हर चीज़ का ना, अगर आप एक रूल ऑफ थंब बना लें, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है ना, अगर यहाँ परेशानी आई है, आप देख लें कि वो परेशानी किसी फैक्ट की वजह से है या किसी प्रॉब्लम की वजह से है। अगर फैक्ट की वजह से है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा कि आप एक्सेप्ट नहीं करें। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन के ऊपर वो वर्क करें कि वो ठीक हो जाए। कभी-कभी ये होता है कि हम मिक्स अप कर देते हैं फैक्ट और प्रॉब्लम को। हम प्रॉब्लम को फैक्ट समझते हैं तो हम कुछ हरकत नहीं करते, या हम फैक्ट को प्रॉब्लम समझते हैं, हम कहते हैं ठीक हो जाए। जब वो फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है? डेथ एक फैक्ट है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, अगर लिंगर ऑन करता तो वो एक प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर आपने वर्क करना है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि नाउमीदी का एक तरीका ये है उसको मैनेज करने का, कि हर चीज़ को देखें कि वो फैक्ट है या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो उसका हल ढूंढें, और हर चीज़ का होता है बाय डेफिनेशन, प्रॉब्लम का मतलब ये होता है जिसका सोल्यूशन होता है। अगर वो नहीं है तो देखें कि वो फैक्ट आप चेंज कर सकते नहीं कर सकते। तो नाउमीदी जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये एक तरीका है, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट वंस। राइट, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं इब्राहिम जमाली बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है, और इससे इंशाल्लाह
एक कम्युनिटी सर्विसेज जो है उसका जो एक पोर्टफोलियो है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा इंडस हेल्थ नेटवर्क का। अच्छा, अभी दोनों जो मेहमानान मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर बर्नी साहब, डॉक्टर शाहिद लुत्फी, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तस्करा जो है वो बीच में आया था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है उसकी क्या एफर्ट्स हैं और क्या कोशिशें हैं ना, उसी में कुछ एक आध करना चाहता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा हेल्थ केयर नेटवर्क जो है वो इंडस हेल्थ नेटवर्क है पाकिस्तान में। और इसमें हम जब बात ये कर रहे होते हैं ना कि ये जो साइको सोशल सर्विसेज हैं, ये सिर्फ उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है कि जब कोई बाकायदा कोई इलनेस जो है वो उसकी वो हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, बल्कि आप ये देखें कि फैमिलीज जो होती हैं उनको इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल सपोर्ट जो है, स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो हर वक्त उनको ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब उनके घरों में कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस, कोई किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, किसी को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कोई मेजर जो है वो, तो उस वक्त पूरी उसकी जो है वो काउंसलिंग का जो है ना एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। और इसी हवाले से एडल्ट साइको सोशल सर्विसेज और जो पीडियाट्रिक साइको सोशल सर्विसेज जो हैं वो इंडस के तमाम जितने इदारे हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसमें ये मेनली डिजीज रिलेटेड काउंसलिंग होती है, इसमें आर्ट एंड प्ले बेस्ड काउंसलिंग होती है, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो खासतौर पर इंडस का एक बहुत बड़ा यूनिट जो है वो बच्चों के कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा होता है ना। तकरीबन कोई 11,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उसके अंदर अभी तक ट्रीट हुए हैं। तो ये बच्चे जो हैं और इनकी जो फैमिलीज होती हैं उनको ये होप दिलाते रहना और उनकी उम्मीद को जो है वो आगे बढ़ाते रहना, उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और बहुत रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो है ना। इसी तरीके से कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विसेज जो है वो एक सेंटर ये भी इंडस ने पाकिस्तान में बनाया हुआ है। और उसके साथ में HIV का जो प्रोग्राम है, एड्स का, उसके अंदर भी बहुत सारी जो साइको सोशल इश्यूज होते हैं उसमें इंडस उनको पूरी सपोर्ट जो है वो फराहम करता है। इसके साथ साथ आपने शायद सुना हो कि ये जो एक वो बच्चे होते हैं जो जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट होता है और उनकी ये वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुन नहीं पाते हैं ना, तो उनकी सर्जरी होती है और उसके बाद कॉक्लियर का इम्प्लांट करते हैं। तो उनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी एक पूरी ये जो काउंसलिंग की जो एफर्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा भी मैं भी ऐड कर दूं एक, और बहरहाल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंडस हेल्थ नेटवर्क के UK के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इंशाल्लाह शरीक हुआ करेंगे। मैं शाहिद वसीफ साहब से एक क्वेश्चन बस की पूछना चाह रहा हूँ, आपकी अगर इजाज़त है तो। जी जी प्लीज़। जी, कि ये एक ओवरऑल जो है ना, हम पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है या एशियन कम्युनिटीज़ जो हैं उसके अंदर एक तो ये स्टिग्मा है कि हम ये समझते हैं कि अगर कोई नफ्सियाती को उसको हम एक ऐप समझ रहे होते हैं। और उसके साथ में एक जो दूसरा इशू है, क्या ये बाकी जो वाइडर कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये स्टिग्मा मौजूद है? एक तो सवाल ये था। दूसरा ये था कि ये दवाई को हाथ ना लगाना और दवाई से बचना, और मतलब इस हद तक कि आप अपनी सेहत को जो है वो तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हो और मतलब अगर बस यही सोचते रहना कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं शायद उससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी, तो ये इसका क्या मतलब एक वो हो सकता है, इसके ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है कि अब आपकी बीमारी है, फिजिकल है या मेंटल है, और उसमें आपको दवाई खानी है, मगर आप ये कोशिश करते हैं यार कि मैं दवाई नहीं खाऊं, बस उसके बगैर जो है ना किसी तरीके से बाकी सारे काम कर लूं मतलब सारे वजीफे भी कर लूं और सब चीज़ें भी कोशिश करता रहूं। तो ये इसके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी आपका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कंट्रीब्यूट किया और अपने इंडस की सर्विसेज को बड़े बेहतरीन तरीके से हमारे नाजरीन तक पहुंचाया। जी डॉक्टर शाहिद साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम जमाली साहब, बहुत अच्छे दो सवाल पूछे इन्होंने। एक सवाल तो इन्होंने ये पूछा कि क्या ये जो स्टिग्मा, जो शर्म, जो लोग नहीं आते, कि सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर या कम्युनिटी में होता है या बाकी लोगों में भी होता है? देखें, स्टिग्मा जो ना हर कल्चर में है, डिफरेंट शेप ऑफ फॉर्म्स में है। हमारे पास अक्सर एडमिट होते हैं मतलब कि इंडिजिनस पॉपुलेशन से भी यहाँ पे, मतलब कि वाइट, इंग्लिश, ब्रिटिश, उनकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी स्टिग्मा की थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे 25-30 इयर्स अगो बातचीत शुरू हो गई थी, तो ज़्यादा थोड़े से आगे हैं वेस्ट हमारे से। लेकिन मैं ये अभी रिसेंटली हमारा एडमिशन हुआ था, एक पेशेंट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते, बहुत मुश्किल हुई हमें उनको समझाना कि देखें ठीक है, परेशानी तो ही, एडमिट भी होना पड़ा उनको, लेकिन दवाई खानी बहुत ज़रूरी है। तो वो एडमेंट थे कि नहीं, इनको डिस्चार्ज करें, हम इनको वापस ले जाना चाहते हैं अपने मुल्क, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमें समझ आ जाती है। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में आपको वर्क करना पड़ता है फैमिली के साथ, ये नहीं कि उनको डिसमिस नहीं करना होता। तो स्टिग्मा है, हर मुल्क में है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट वगैरह में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है, फार ईस्ट में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार दी जाती हैं, जैसे सिंगापुर, उनमें भी हैं ये। तो मेरे ख्याल है वेस्टर्न कंट्री में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस हमारे से थोड़ी सी आगे है, लेकिन है स्टिग्मा इधर भी है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मेडिकेशन के हवाले से, कि क्या मेडिकेशन खाने से, ना खाने से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्यों नहीं खाते। हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है कि लोग घबराते हैं और समझते हैं कि एडिक्टिव है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, जहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत है ना, वहाँ पे ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी को अनट्रीटेड छोड़ देंगे ना, तो उसके अपने नुकसान हैं, और उसका अपना नुकसान जो है वो फिजिकल हेल्थ पे भी हो सकता है। ये एक नॉन फैक्ट है कि जो लोग काफ़ी सारी ज़िंदगी उनको अनट्रीटेड डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो, तो उसकी वो ट्रीटमेंट ना करवाएं, वो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन भी आ सकती है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, वो कम होती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चल रहा था। कि देखिए, आपके जो दिमाग में जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, केमिकल्स तो आपके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, इसके जिसका मेडिकेशन खाते हैं, अगर वो चेंजेस आपके लिए हेल्दी नहीं है, और उनका इम्पैक्ट दूसरे केमिकल्स पे होता है जो हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी हो सकता है। हमें ये पता है कि जब हमारे परेशानी होते हैं, हमारे पेट में मरोड़ पड़ता है, ठीक है, वो मरोड़ से हमें लूज मोशंस भी आ सकते हैं। मतलब सोचे कि एक सोचना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, तो ये सोच की बात है, लेकिन पेट जो एक लाइफ चीज़ है, उस पर क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि आपका जो भी आप सोचेंगे, आपके जिस्म के बाकी हिस्से पे असर करेगा, और वो नेगेटिव ज़्यादातर करता है, पॉजिटिव नहीं करता। तो मेरी सजेशन ये होगी, जहाँ पे ज़रूरी है मेडिकेशन लेना, उसके जो प्रोज हैं, मतलब कि इसके जो फ़ायदे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं उसके कॉन्स से, मतलब कि उसके नुकसानात से। लेकिन जैसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई मेडिकेशन बगैर किसी जनरल प्रैक्टिशन या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बगैर ना शुरू करें। अगर एक दफ़ा स्पेशलिस्ट या जीपी ने शुरू किया है, उनके बगैर इजाज़त से या बगैर उनको इन्फॉर्म किए उसको बंद या कम ना करें, क्योंकि उसके अपने नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बनी साहब, आप जिस तरह भी उन्होंने जमाली साहब ने बताया फ़ोन पे कि पाकिस्तान में बेतहाशा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम करें इंडस नेटवर्क पाकिस्तान में, और स्पेशली अभी ये एक बहुत ही यंग एज से काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ इशू है, एक स्पेसिफिक एज रेंज में आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, या बहुत ही यंग एज वाले बच्चे हैं, या एक बहुत ही सीनियर सिटीज़न है, या मिडिल एज, क्या कैसे मेजॉरिटी किस तरह के आपके पास पेशेंट्स होते हैं? कर दूं कि मैं इस स्पेशलिटी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो ये सवाल मेरे ख्याल में यकीन शायद लतीफ़ इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं इब्राहिम जमाली साहब की बात को बढ़ाते हुए चलूं कि थोड़ा सा मुझे हमारे जो सामीन सुनने वाले हैं कि ये जो अस्पताल हैं इंडस हेल्थ के नेटवर्क जो पाकिस्तान में हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ये कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं। जी, कथा कलामी माफ सॉरी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं हाई वेलकम से बात कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको ऑटिज्म है, तो मैं इनकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वो वैसे नॉर्मल फिजिकल ठीक है, दिमागी उनको ऑटिज्म है, वो हाइपर हैं। एक बोलता नहीं है, दूसरा बोलता, पर वो टॉकिंग ब्रेन टू मच करता। इधर इंग्लैंड में अभी तक उनके लिए वो कह रहे हैं कि अभी इनकी दवाई बनाई नहीं, अभी वो ट्राई कर रहे हैं। जिसकी डॉक्टर है स्पेशलिस्ट, वो कह रहे हैं कि अभी इन बच्चों को दवाई नहीं हम दे सकते, क्योंकि ये भी छोटे हैं, इन पे दवाई का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो रात को, एक तो रात को सोता भी नहीं है, दूसरा वो रात को
बातें बहुत करता है। जी आपका सवाल नोट कर लिया गया। अभी आपको डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं। जी बनी साहब, अगर आपसे वो डिस्कशन कंप्लीट कर लें प्लीज़। जी हाँ, मैं जैसे मैंने कहा कि जो मेंटल हेल्थ के हवाले से भी हम शायद इससे सुनना चाहेंगे कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि इंडस हेल्थ के नेटवर्क जो है पाकिस्तान में किस तरह फंक्शन करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी सुन रहे हैं कि ये कम्प्लीटली एक तो पेपरलेस अस्पताल है, कोई कागज़ों का इस्तेमाल नहीं है, कैशलेस है, कोई कैश के रजिस्टर्स नहीं है। और जो भी आए किसी कहीं से भी मरीज़ आके अगर इंडस हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स आते हैं इलाज के लिए, तो उनका मुकम्मल तौर पे बहुत ही हाई क्वालिटी का इलाज होता है, बल्कि एनएचएस के लेवल का इलाज कई 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 दफ़ा तो बल्कि उससे बढ़ के इलाज होता है। तो ये थोड़ा-सा मैं क्लैरिफ़िकेशन देना चाहता लोगों को कि जब हम सर्विसेज़ की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ कंप्लीट मुकम्मल तौर पे फ्री इलाज किया जाता है। राइट। डॉक्टर शाहिद साहब, अगर आप वो कॉलर का जवाब देते हैं, क्योंकि ऑटिज़म एक बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। मैं खुद अर्ली ईयर्स से मेरा ताल्लुक है एजुकेशन से, तो ऑटिज़म बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कन्फेस हमारे पास करूंगा, आखिरी आई थिंक 1 वो मिनट है, तो इम्पोर्टेंट अगर है आप कि जो जवाब ज़रा ऑटिज्म जल्दी-जल्दी जो है ना कंक्लूड वो कर दें। मेंटल इलनेस में नहीं आता, ये मेंटल डिसऑर्डर में जरूर आता है, लेकिन वो अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है। तो मैं ऑटिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो ऑटिज्म विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन खाली जो ऑटिज्म के होते हैं बच्चे, एक तो ये है कि मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, और दूसरा ये कि ऑटिज्म बाय इटसेल्फ, राइट। लेकिन मैं ओके, ये ज़रूर बहुत कहूँगा कि बहुत देखिए शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर शाहिद बर्नी और डॉक्टर शाहिद लतीफ़ और डॉक्टर आमिर बर्नी साहब, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और मैं यकीन से और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा इस प्रोग्राम से, और इंशाल्लाह विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।